गुड मॉर्निंग छात्रों कक्षा 10 में ग्रामर पोर्शन में आपका काव्य सौंदर्य के तत्व होता है। हेडिंग है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में सबसे पहला जो काव्य सौंदर्य का तत्व है वो होता है रस, और इसके बाद होता है छंद, फिर इसके बाद होता है अलंकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस। तो हेडिंग डालते हैं रस। रस की जो परिभाषा होती है वो है किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक छात्रों, इसके साथ साथ संस्कृत के आचार्य भरत मुनि ने भरत मुनि ने जो परिभाषा दी है वह है विभाव नुभावा संचारी भाव संयोगा दृश्य निष्पत्ति। ठीक, अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विभाव। ठीक, इसके बाद इसका हम अगर संधिविच्छेद करेंगे तो यहाँ निकलेगा अनुभाव। यानी पहला पॉइंट है विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। छात्रों, इस परिभाषा का मतलब ये है कि सबसे पहले दिया गया है विभाव, और दूसरा है अनुभाव, और तीसरा है संचारी भाव। यानी इन तीनों के मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, यानी कि अगर विभाव जोड़ दें, अनुभाव जोड़ दें और संचारी भाव जोड़ दें तो रस की उत्पत्ति हो जाती है। यानी भरत मुनि के अनुसार
रस के जो अंग माने गए हैं, जैसे कहते हैं कि रस के अंग, तो साधारण रूप से रस के अंग टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने रस के अंग केवल 3 माने हैं। सबसे पहला जो है वह है विभाव, और दूसरा है अनुभाव, तथा तीसरा जो है वो संचारी भाव है, संचारी भाव। लेकिन इसके साथ साथ एक और अन्य भाव है जिसका नाम है स्थायी भाव, स्थायी भाव। यानी कि रस के अंगों के रूप में हमें 4 अंग पढ़ना है। सबसे पहले है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी भाव और चौथा है स्थायी भाव। तो रस को पढ़ने के पहले हम लोग पहले रस के चारों अंग पढ़ लेते हैं, ताकि चारों अंगों को हम उदाहरण में निकाल सकें। ठीक छात्रों, इसको सब लोग लिख लिए, इसको लिख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूं। ठीक है, रस के अंगों में से हमने बताया था रस के अंग। ठीक, तो पहला अंग जो मैंने बताया था उसको मान लीजिए स्थायी भाव, स्थायी भाव। और जो दूसरा था वह था विभाव, और जो तीसरा था अनुभाव, और जो चौथा था वह था संचारी भाव। यानी कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले हम स्थायी भाव समझते हैं कि स्थायी भाव क्या होता है रस में। तो है पहला अंग जो है वो है अस्थायी भाव। स्थायी भाव की जो परिभाषा होती है छात्रों, वह होती है जो भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या जो है वो 9 है। यानी स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। इन्हीं स्थायी
भावों के आधार पर रसों की संख्या भी निश्चित है। क्या करेंगे अब छात्रों, हमने बताया 9 अस्थायी भाव हैं और उसी के आधार पर रसों की संख्या भी निश्चित की गई है। यानी जब 9 अस्थायी भाव हैं तो 9 रस भी होंगे। तो एक तरफ हम डालते हैं रस और दूसरी तरफ स्थायी भाव। सबसे पहला जो रस होगा वो होगा श्रृंगार रस। छात्रों विशेष ध्यान देना, जो श्रृंगार लिखा हुआ है ठीक इसी तरह से लिखा जाएगा। इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। दूसरा रस होता है करुण। इसका स्थायी भाव होता है शोक। और जो तीसरा रस होता है वो वीर। वीर रस। इसका जो अस्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। चौथा जो रस होता है वो होता है वीभत्स। और इसका जो अस्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा। इसी तरह इसे इधर लिख लेंगे, रस अस्थायी भाव। यानी कि हम लोगों ने वीभत्स रस तक पढ़ा। इसके बाद 5वां है हास्य रस, जिसका अस्थायी भाव होता है हास्य। इसके बाद होता है रौद्र रस, 6ठे नंबर पर रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। 7वां जो रस होता है वो होता है भयानक। जिसका स्थायी भाव होता है भय। यहाँ रस लिख लेंगे। और 8वां जो होता है वो होता है अद्भुत रस। इसका अस्थायी भाव होता है विस्मय। और 9वां रस यानी 9 नंबर पे रस होता है वो होता है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। छात्रों इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। इसके बाद हमारे जो सिलेबस में है यानी कक्षा 10 के कोर्स में जो रस है वो सबसे पहला आपका जो रस है वो है हास्य रस। आपको ये वाला रस पढ़ना है। और ठीक इसके बाद है करुण रस। यानी कि बाकी के सभी रसों को आपको अध्ययन नहीं करना है, केवल 2 रस, करुण रस और हास्य रस। सिर्फ यही 2 रसों का अध्ययन करना है। तो रस के अंगों में सबसे पहले हमने स्थायी भाव पढ़ा। छात्रों इसको एक बार फिर समझ लीजिए। यानी जो भाव मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं लेकिन अनुकूल परिस्थिति में उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि मनुष्य जो होता है उसके हृदय में हमेशा से स्थायी भाव विद्यमान रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति आकर के वे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो रस के अंगों में पहले स्थायी भाव, दूसरा आप देखते हैं
दूसरा पॉइंट है विभाव। छात्रों, विभाव की जो परिभाषा है वो है स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को अस्थायी भाव कहते हैं। यानी इस परिभाषा का अर्थ ये हुआ कि बता रहा है कि स्थायी भाव को, यानी सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया था आपको वह था स्थायी भाव। तो विभाव के अंतर्गत परिभाषा दे रहा है कि स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारण होते हैं उन कारणों को विभाव कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हम देखते हैं, अगर हमने किसी सांप को देखा तो जब सांप को देखा तो सांप को देख करके हमारे मन में, यानी मेरे मन में जो स्थायी भाव जागृत हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? सांप को देखने के कारण। तो कारण ये हुआ ना, यानी कारण सर्प हुआ। तो जब कारण सर्प हुआ तो यही क्या कहलाएगा? विभाव कहलाएगा। तो छात्रों, विभाव के भी दो भेद माने गए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। ठीक, तो विभाव के अंतर्गत पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं आलंबन विभाव क्या होता है। हेडिंग डालते हैं आलंबन विभाव। ठीक, इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर मन में जो स्थायी भाव, मन में जो अस्थायी भाव जागृत होते हैं, उस वस्तु या व्यक्ति को आलंबन विभाव कहते हैं। यानी यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर, यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति को देखेंगे तो उनको देखने से जो भाव जागृत हो रहे हैं वो आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे रमेश ने सर्प को देखा तो वह डर गया। यानी रमेश ने किसको देखा? सर्प को। जैसे ही सर्प को देखा वैसे ही रमेश डर गया। तो यहाँ आलंबन विभाव क्या हो गया? सर्प हो गया। ठीक है, यानी कि आलंबन विभाव सर्प होगा और रमेश क्या होगा?
रमेश होगा आश्रय, यानी जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं वो आश्रय कहलाएगा। लेकिन जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं वह कारण आलम्बन विभाव कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है उद्दीपन विभाव। देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसी में लिख लेते हैं, उद्दीपन विभाव। तो छात्रों, जो उद्दीपन विभाव की परिभाषा होती है वह है स्थायी भाव को, स्थायी भाव को और अधिक, स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त करने वाले तत्व उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। विभाव कहलाते हैं। ठीक। यानी छात्रों, विभाव की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। पहला है आलम्बन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। ठीक है। तो उद्दीपन विभाव का समझ सकते हैं आप कि जैसे सांप को देखकर रमेश डरा हुआ था, तो मान लिया अगर सांप एक बार फुफकार मार देता है तो वो जो फुफकार है वो हमारा क्या काम करेगी? उद्दीपन विभाव का काम करेगी। ठीक है। तो ठीक है, दूसरा हो गया पॉइंट स्थायी भाव ओ रस के अंगों में से। और इसके बाद तीसरा पॉइंट होता है अनुभाव का। तीसरा पॉइंट होता है अनुभाव का। तो छात्रों, अनुभव क्या होता है रस में? देखिएगा, स्थायी भाव जागृत होने के बाद, स्थायी भाव जागृत होने के बाद, यानी कि स्थायी भाव जब जागृत हो गए उसके बाद जो क्रियाएं होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी? अनुभव कहलाएंगी। यानी स्थायी भाव जागृत होने के बाद आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं, आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभव कहते हैं। अनुभव कहते हैं। ठीक। यानी आश्रय का मतलब हमने बताया था, जिसके हृदय में या जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं वो आश्रय कहलाता है। तो स्थायी भाव जागृत होने के बाद आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं, यानी कैसी चेष्टाएं? जैसे सांप को देखकर भागना, सांप को देखकर रोना आदि, ये सब क्रियाएं अनुभव के अंतर्गत आती हैं। ठीक। इसके बाद चौथा पॉइंट जो था, यानी चौथा अंग रस का था, वह था संचारी भाव। संचारी भाव। तो संचारी भावों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और ये पानी के बुलबुले के समान हमारे मन में उठते हैं। ठीक। तो रस के चारों अंग छात्रों आप समझ गए होंगे आसानी से। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने मुख्य टॉपिक यानी कि रस पर। देखते हैं पहला रस कौन सा है हमारा। हास्य रस।
हास्य रस की जो परिभाषा होती है, जब किसी विकृत आकृति सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। हास्य रस की परिभाषा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विकृत आकृति, वेश भूषा आदि को देख कर हमारे मन में जो हास्य नामक अस्थाई भाव जागृत होता है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। यानी कि छात्रों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विकृत आकृति और उसकी वेशभूषा को देख करके जब हमारे अंदर से जो हंसी के भाव जागृत होते हैं, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। कैसे? जैसे हम किसी व्यक्ति को देखें, सामान्य से हटकर अगर वे अपने कपड़े पहने हुए हैं तो उसे देख करके अधिकतर लोग हंस देते हैं, यानी कि उसके वेशभूषा से हंसी आने लगती है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, ये परिभाषा थी। उदाहरण है, विंध्य के वासी उदासी तपो व्रत धारी महामुनि नारी दुखारे, ये एक लाइन है। गौतम तीय तरी, दूसरी लाइन है। यहाँ से लिख देते हैं, पूरा आएगा नहीं तो। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे। मुनिवृंद सुखारे। अगली लाइन है, होए हैं शिला सब चंद्रमुखी। होए हैं शिला सब चंद्रमुखी। परसे पद मंजुल कंज तिहारे। लास्ट लाइन है, कीन्ही भली रघु
नायक जू करुणा करि कानन, करुणा करि कानन कौ पग उधारे। छात्रों ये है हास्य रस, हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण। दूसरा रस है करुण रस, इसको भी देख लेते हैं इसी समय। रस छात्रों इसकी परिभाषा जो है वह है जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के अनिष्ट होने से हमारे मन में जो शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण है मणि, खोए, भुजंग, सी, जननी, फनसा, पटक रही थी शीश। दूसरी लाइन है अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय, क्या तुमने जगदीश। ये है करुण रस का उदाहरण। ठीक है बच्चों, ओके।